मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास तथा उसके प्रशासन के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है मौर्य साम्राज्य का भारतीय संस्कृति के प्रति जो योगदान रहा है उस विषय से संबंधित हैं। हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य को हम जानते किन स्रोतों से हैं, उसकी जानकारी के क्या स्रोत हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं एक शक शासक है रुद्रदामन, जिसका जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है। जूनागढ़ प्रथम संस्कृत भाषा का अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? शक शासक रुद्रदामन का। इसके द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई है, जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रवण बेलगोला कर्नाटक। इस जगह से परिचित होंगे आप, क्योंकि हमने चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कहा कि उसका जो अंतिम समय है वह इस स्थान पर बीता था, अर्थात यह एक जानकारी का स्रोत है। दो अभिलेख हमें मिलते हैं, महास्थान तथा सोहगोरा अभिलेख। इन्हें प्राक मौर्य अभिलेख कहा जाता है। इनमें अकाल संबंधी जो कार्य किए गए, अकाल के समय की जो स्थिति का, तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया गया है। महास्थान और सोहगोरा अभिलेख संभवतः यह माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख थे। ठीक है, प्राक मौर्य अभिलेख थे, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सबसे प्रमुख जो साधन हम कह सकते हैं, जो स्रोत हम कह सकते हैं, वह है अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट आता है अशोक के शिलालेख। इसके कई हमें लघु शिलालेख भी मिले हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं। मृद भांडों की संस्कृति, जिसका हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की है। 4 तरह के मृद भांड और उनकी संस्कृति के बारे में वर्णन किया है मैंने, आप वहाँ जाके देखिए। यहाँ हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल के समय जो मृद भांड बनते हैं उनकी विशेषता है उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड, NBPW मृद भांड। इसी समय पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी होने लग गया था। और लोहे का प्रयोग हम देखते हैं कि महाजनपद काल में प्रारंभ हो गया था, परंतु लोहे का अत्यधिक उपयोग मौर्य काल की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आता है, जिनसे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। वलय कूपों को, पानी का जो स्थान है वलय कूप गोल का आकृति में है, इनका उपयोग सबसे पहले मौर्य काल में ही हुआ है। इसी के अलावा आहत सिक्के, जिन्हें हम पंचमार्क के सिक्के भी कहते हैं, जो मौर्य काल से हमें प्राप्त हुए हैं, वह मयूर या मयूराकृति के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। अशोक की गुहा अभिलेख भी मिले हैं। 4 तरह की 4 गुफाएं मिली हैं आजीविकों के लिए, जो अशोक ने बनवाई थी। ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। कभी कभी एग्जामिनर कथन बना करके भी देता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य को जानने का स्रोत है या कौन सा मौर्य साम्राज्य को जानकारी नहीं देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति को मौर्य साम्राज्य की क्या देन है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तत्कालीन धर्म की। देखिए, मौर्य काल में वैदिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म भी उतना ही प्रसिद्ध था। हमने जब सम्राट अशोक की चर्चा की है, तब हमने उसमें कहा है उसके द्वारा कई प्रचारकों को भारत के अलावा अन्य भागों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। उसी प्रकार वैदिक धर्म भी समान स्थिति में था। मेगस्थनीज जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदूत बन के आया था, सेल्यूकस निकेटर का ये दरबारी था। इसके द्वारा 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, डायोनीशियस तथा हेराक्लीज। डायोनीशियस शब्द का प्रयोग भगवान शिव के लिए किया गया है तथा हेराक्लीज शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया। तो एक सिंपल सा प्रश्न बनता है, मेगस्थनीज ने डायोनीशियस शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? ठीक है, यहाँ याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, डायोनीशियस में शिव का स आता है तथा हेराक्लीज में कृष्ण का क आता है। कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ हम देखते हैं कि जो अशोक के गुहा अभिलेख मिलते हैं, उससे हमें ज्ञान होता है कि उस समय का जो धार्मिक सहिष्णुता पाई जाती थी। उदाहरण है कि उसने आजीविकों के लिए उसके द्वारा कुछ गुफाओं का निर्माण किया गया था। आजीविक जो थे उस समय भ्रमण हेतु निकलते थे और उनके निवास स्थान के लिए गुहाओं का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं राजमहल का निर्माण। राजमहल का निर्माण में एक चंद्रगुप्त मौर्य का महल है, सुगांग महल, बहुत ही फेमस महल है, जो कि लकड़ी से बना हुआ था, इस कारण वो जल भी गया था। अब उस तत्कालीन जो यूनानी इतिहासकार हैं, वह इसकी तुलना सुसा तथा बतना के महलों से करते हैं। ये यूनानी महल है जिनसे इसकी सुगांग महल की तुलना की गई है। अगला फैक्ट हम देखते हैं स्तंभों का निर्माण। देखिए, स्तंभों का निर्माण जो है यह सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। सम्राट अशोक ईरान से प्रभावित था, इसी के द्वारा स्तंभों का निर्माण करवाया गया था। सबसे फेमस जो स्तंभ है वह है सारनाथ का स्तंभ, जिसमें 4 शेर हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, और इसी को हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह स्वीकार किया गया है। तो एक सिंपल प्रश्न बनता है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्तंभों के निर्माण में कि मौर्यकालीन कला में जो स्तंभों का निर्माण किया जाता था वह एक ही पत्थर पर किया जाता था, अर्थात एकाश्म से बने हुए होते थे, एक ही पत्थर पर निर्मित होते थे।
इनके ऊपर पशुओं की आकृतियाँ अंकित होती थी। याद रखना है, सिर्फ पशुओं की मानव आकृतियाँ अंकित नहीं होती थी। इसके अलावा इसमें यह जो स्तंभ है वह अवांगमुखी कमल के समान अर्थात उल्टे कमल के समान आकृति में बने हुए थे। इन पर जो पत्थर का प्रयोग किया गया था वह लाल बलुआ पत्थर जो चुनार से मंगाया जाता था उसका प्रयोग किया गया था। इनके ऊपर पॉलिश भी की गई थी। यह अशोक जो है वो ईरानी कला से प्रभावित ज़रूर था, परंतु वहाँ के स्तंभों में और यहाँ के स्तंभ में पर्याप्त अंतर देखने को हमें मिलता है। तात्पर्य यह है कि स्तंभ निर्माण ईरानी कला से प्रभावित था परंतु उनसे अलग था। नेक्स्ट हम देखते हैं गुहा निर्माण। देखिए, गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में हम देखते हैं बिहार का जो गया जिला है वहाँ पर आजीविका हेतु कुछ गुफाएं बनी हैं अशोक के द्वारा और उनके पोते दशरथ के द्वारा, दोनों के द्वारा गुफाओं का निर्माण करवाया गया, जो कि बराबर की पहाड़ियाँ या नागार्जुनी पहाड़ियों में पाई गई थी। नाम इन गुफाओं के हैं कर्ण, सुदामा, चौपड़ और विश्व झोंपड़ी और गोपिका, वहियक और पददिक गुफा। ये गुफाओं के नाम हैं। प्रश्न बनते हैं किसने निर्माण किया या फिर किसके लिए बनाई गई थी। उसके अलावा मौर्य काल में हमें एक स्तूप का उदाहरण मिलता है, वह अपने आप में अलग विशेषता लिए हुए हैं। स्तूप जो शब्द है इसका सबसे पहले उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप शब्द से तात्पर्य है डेर या फिर थूहा। सांची तथा सारनाथ के स्तूप हैं वो बहुत ही फेमस हैं, इनका निर्माण अशोक ने करवाया था। एक स्तूप हमें जो सबसे प्राचीन स्तूप कहा जाता है जिसे हम प्राक मौर्य अर्थात मौर्य काल से भी पहले का कहेंगे, वह स्तूप है पीपर हवा का स्तूप, जो कि सबसे प्राचीन स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं मूर्तियाँ। देखिए, मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण स्वतंत्र शैली के रूप में नहीं था। मूर्तियों का निर्माण एक स्वतंत्र शैली जिसे हम कह सकते हैं गांधार शैली, मथुरा शैली, इस प्रकार ऐसी कोई मूर्तियाँ स्वतंत्र शैली जो मौर्यकालीन शैली कही जा सके ऐसी कोई शैली नहीं थी। हाँ, कुछ जो स्तंभ हैं उन्हीं के ऊपर मूर्तियाँ बनी हुई हैं और कुछ स्वतंत्र मूर्तियाँ भी मिलती हैं, ठीक है। परंतु अधिकांश जो मूर्तियाँ मिलती हैं इस समय की वह पशुओं की मूर्तियाँ मिलती है जो कि स्तंभों पर बनी हुई थी। कुछ स्वतंत्र मूर्तियाँ मिलती है जैसे कि चंवरधारिणी स्त्री की मूर्ति, यहाँ हमें दीदारगंज पटना से मिली है, या फिर यक्ष की मूर्ति जो हमें परखम पटना से मिली है, ये 7 फीट ऊंचाई में बनी हुई है। दिगंबर अर्थात किसी मानव धड़ की मूर्ति है जो कि लोहानीपुर पटना से मिली है। चूँकि मूर्तियाँ स्वतंत्र रूप से मिली है परंतु ये मूर्तियाँ जो हैं यह किसी धातु से निर्मित नहीं है, इस कारण इसको शैली में स्वीकार नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे। अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी देन मानी जा सकती है। इसके जो रचयिता थे उसका नाम था विष्णुगुप्त, या फिर कह दीजिए कौटिल्य, या फिर कह दीजिए चाणक्य, या फिर इसी को कहा जाता है भारत का मेकियावली। चारों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, एक उपनाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का जो विषय है वह क्या है। नाम इसका अर्थशास्त्र है परंतु यह राजनीति तथा लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें 15 अधिकरण हैं तथा 180 प्रकरण हैं तथा 4000 श्लोकों का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र की जो प्रतिलिपि अभी हमें मिलती है वह 1909 ईस्वी में आर राम शास्त्री थे, 8 राम शास्त्री थे, उनके द्वारा संस्कृत भाषा में से प्रकाशित किया गया था 1909 में तथा अंग्रेजी भाषा में से प्रकाशित किया गया था 1915 में, ठीक है। अर्थशास्त्र सबसे बड़ी देन मानी जाती है। इसके अलावा कुछ हम शब्दावली देखते हैं जो कि मौर्य काल से संबंधित है या प्रमुख कथन है मौर्य काल से संबंधित। उसमें सबसे हम पहले देखते हैं एक शब्द मिलता है मोक्ष। क्या मिलता है? मोक्ष। मोक्ष शब्द जो है वो कौटिल्य के द्वारा तलाक के लिए उपयुक्त शब्द है। मोक्ष से तात्पर्य है तलाक। अहितक शब्द का प्रयोग उसने दास के लिए किया है। पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा शब्द का प्रयोग यूनानी इतिहासकारों के द्वारा पाटलिपुत्र के लिए किया गया था। पोलीब्रोथा। एक हमें शब्दावली मिलती है वार्ता। वार्ता से तात्पर्य उस समय कृषि, पशुपालन तथा व्यापार वाणिज्य की जो सम्मिलित क्रिया होती थी वह वार्ता कहलाती थी। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है इसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य सभी का जो समागम होता है, सम्मिलित रूप होता है, उसे वार्ता कहेंगे। नेक्स्ट एक शब्द मिलता है रूपाजीवा। रूपाजीवा शब्द का प्रयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता था जो वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी और उसी के साथ में गुप्तचरों का कार्य भी करती थी। एक वर्ड हमें मिलता है निष्क। निष्क जो शब्द है वह नेक्स्ट वर्ड आता है निष्क। निष्क जो है वो सोने के सिक्के के रूप में इस समय जाना जाता था। एक वर्ड हमें मिलता है काठसापण। काठसापण चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। इस काठसापण का वर्णन पाणिनि द्वारा सबसे पहले अष्टाध्यायी में किया गया है। कांकणी जो होता था वो तांबे का सिक्का होता था। प्रचलित जो विनिमय का माध्यम था वह पण कहलाता था। प्रचलित विनिमय का माध्यम पण कहलाता था। एक वर्ड मिलता है पंकोदक सन्निरोधी।
पंकोदक सन्निरोधे, यह जो एक तरह का कर है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा सड़क पर कीचड़ फैलाने के जुर्माने के रूप में लिया जाता था, पंकोदक सन्निरोधे। उसके अलावा गूढ़ पुरुष उस समय गुप्तचरों को कहा जाता था। श्रेणी से तात्पर्य शिल्पकार व व्यापारियों के संघ से था। शिल्पकार तथा व्यापारियों के संघ, जो कि हम आज का वर्तमान स्वरूप कह सकते हैं बैंक, जो कि रुपए के लेन देन का कार्य करता था। कुछ बंदरगाहों की चर्चा की गई है। पूर्वी तट पर हम देखते हैं इस समय ताम्रलिप्ति बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिमी तट पर हम देखते हैं भृगुकच जो कि गुजरात में स्थित था, और सोपारा जो कि महाराष्ट्र में स्थित बंदरगाह था। ये मौर्य काल के प्रमुख बंदरगाह हैं, ताम्रलिप्ति, भृगुकच तथा सोपारा। इसके अलावा सेतुबंध शब्द का प्रयोग हम देखते हैं सिंचाई के लिए प्रयुक्त शब्द था। उदक भाग, ये शब्द सिंचाई कर के रूप में जाना जाता था। उसी प्रकार विष्टि जो होता था वह बेगार कर के रूप में जाना जाता था। बलि, जिसका हम अध्ययन ऋग्वैदिक काल से करते हुए आ रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वैच्छिक कर था, एक धार्मिक कर था। उसी प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में बलि जो था वह अनिवार्य कर हो गया, परंतु धार्मिक कर था। इसी काल में हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल में हम देखते हैं कि बलि जो है वह एक प्रकार का भू राजस्व कर बन गया था। हिरण्य नकद लेन देन के कर को कहा जाता था। उसी प्रकार एक प्रणय नाम का कर मिलता है जो कि आपातकाल से संबंधित तत्कालीन कर है। तो इसी के साथ